मैं अपने पागल देवर की शादी करवाना चाहती थी ताकि उसका बच्चा मैं गोद ले लूं, क्योंकि मैं बांझ थी। लेकिन उससे कोई भी शादी नहीं करता था। उसे जो देखता इनकार कर देता। यूं मैंने एक मंसूबा बनाया, अपने पति की तस्वीर दिखाकर रिश्ता पक्का करवा दिया। अब जब शादी होने लगा तो अपना पागल देवर चेहरा छुपा लिया। फिर यूं विदाई के कुछ दिन बाद ही दुल्हन पेट से हुई तो मैं बहुत खुश हुई और उसको 9 माह तक स्टोर रूम में बंद कर दिया ताकि वह भाग न सके। और फिर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ तो यह देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा पति। मेरा नाम रजनी है और मेरी शादी गांव के एक बहुत बड़े जमींदार से हुई थी। मैं पास वाले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मैंने अपने माँ बाप के घर में रानी की तरह रहती थी। एक दिन चौधरी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो पलटना ही भूल गया। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और फौरन मेरे घर रिश्ता भेज दिया। उसकी माँ बाप रिश्ता लेकर हमारे पास आ गए। यूं हमारी शादी हो गई। शादी के चंद साल बाद ही मेरी सास दुनिया से विदा हो गई और उसके बाद ससुर भी बीमारी की वजह से मर गए। अब हवेली में मैं, मेरा पति और मेरा छोटा देवर था। मेरा पति भी मुझसे 3 साल छोटा था। यूं तो जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी और पति मुझ पर जान छिड़कते थे। लेकिन हमारे साथ कुदरती हादसा यह हो गया कि हम दोनों मियाँ बीवी को शादी के बाद कई साल तक औलाद न हुई। उन 5 साल में मैंने तमाम हवेली पर कब्जा कर लिया था। मेरा रौब दबदबा उस हवेली के मर्दों से भी ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पति बहुत ही सादा किस्म के इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे। मैं जैसा कहती वो वैसा ही करते थे। मुझे शुरू में कोई खौफ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया। यहाँ तक कि मेरी शादी को 12 साल हो गए। मैं अपनी बे औलाद की वजह से बहुत परेशान थी। कौन सा ऐसा दवा था जिसे मैंने ना ली हो। जिस भी डॉक्टर का सुनती वहाँ भागी भागी चली जाती, लेकिन सब डॉक्टर यही बताते कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा दिक्कत है जिसकी वजह से कभी मुझे औलाद नहीं हो सकती। यह सुनकर मैं बहुत परेशान होती चली गई और मुझे यह डर हो गया कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी ना कर ले। हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुराल की बहुत ज़्यादा जायदाद थी, ज़मीनें थी। इस हवेली को जो चाहिए था वो मैं नहीं दे सकती थी। और मेरा देवर पागल था, उससे भी औलाद की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। अब मेरे सामने मेरे पति के तमाम रिश्तेदार यही कहते कि हवेली को वारिस चाहिए। चूँकि मेरा रौब और दबदबा बहुत ज़्यादा था, खासकर अपने पति पर। वह मुझसे डरते भी थे और मुझसे मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि यह उसकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी मोहब्बत में कमी आने लगी है। मुझे यह खौफ था कि लोग उन्हें मेरे खिलाफ ना कर दें, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से मेरी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। सौतन की एक तलवार मेरे सर पर हर वक्त लटकती रहती थी। मुझे डरावने ख्वाब आते थे। हर दूसरे दिन अब मुझे ख्वाब आने लगे थे। मुझे नज़र आता कि मेरा पति हाथ पकड़कर किसी लड़की को हवेली में लेकर आ रहा है। वो मुझसे कह रहा है कि यह मेरी दूसरी बीवी है, यह मुझे वारिस देगी। इस खौफनाक ख्वाबों ने मेरा दिल हिलाकर रख दिया था। वो हवेली से बाहर जाते थे तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि वहाँ जाते हैं और किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मुझे यह बात समझ आ गई थी कि दोस्त अब उन्हें वारिस ना होने की पट्टियाँ पढ़ा रहे थे। हर किसी की नज़र मेरे पति पर थी, क्योंकि वह बहुत बड़े ज़मींदार थे और हर कोई चाहता था कि उनकी बहन बेटी को जगह मिले और वह ऐश की ज़िंदगी गुजारे। मैं किसी सूरत भी अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। 12 साल से मैं हवेली में राज कर रही थी और मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई और यहाँ आए और मेरी जगह राज करे और मैं एक कोने में पड़कर रह जाऊं, क्योंकि राज सिर्फ औलाद वाले की ही हो सकती है। मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि मेरे पति दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे खौफ से कुछ कह नहीं पा रहे थे। एक दिन मैंने उनसे कह डाला, क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें। तो देखा कि इस बात पर उनका मूड खराब हो गया और कहने लगे कि हवेली को अपना वारिस चाहिए जो अपना खून हो। किसी और का बच्चा लाकर हम क्या करेंगे। हमारी सारी जायदाद पर हमारे खून का हक होना चाहिए, ना कि किसी और का। मेरे पति ने सख्त के साथ कहा और वहाँ से चले गए। उनका यह रवैया देख कर मैं समझ गई थी कि अब मेरी कश्ती डूबने वाली है। मुझे जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी थी, वरना मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाती थी। और मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। यह सोचकर मैंने एक प्लान बनाया।
जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अपने पागल देवर होने के ख्याल से अचानक मेरे दिमाग में कुछ अपना पागल देवर याद आ गया। फिर मैंने सोचा कि मेरा देवर थोड़ा पागल है, बिल्कुल पागल तो नहीं है, उसकी शादी हो सकती है और वो औलाद पैदा कर सकता है। उसकी उम्र 24 साल थी। उसका दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन तो काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता था। लेकिन अचानक उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। वह हर वक्त खामोश रहता, किसी से कुछ नहीं कहता था। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई भूत हो। लेकिन जब वो बोलता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता और ऐसे दौरे पड़ते थे कि हम सब हवेली वाले हैरान रह जाते। कभी कभी तो मुझे महसूस होता कि उस पर कोई साया आता है। मैंने अपने देवर की शादी करने का सोच लिया था ताकि उसकी बीवी हवेली का वारिस दे सके। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि हर कोई जानता था कि मेरा देवर थोड़ा पागल है और कोई उसे अपनी बेटी नहीं देगा। फिर मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो कम उम्र और खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ही सादा सी थी, यानी रोब में आने वाली लड़की थी। वो लोग हमारे गांव से काफ़ी दूर रहते थे। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं था। मैं अपने पति का रिश्ता उस लड़की के लिए लेकर गई उनके घर, लेकिन उस लड़की की सास की हैसियत से यानी झूठ बोला कि मैं लड़की की माँ हूँ, मेरे बेटे को औलाद नहीं है और मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बड़े ज़मींदार हैं और हमें वारिस की ज़रूरत है। मेरी बहू को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैं खुफिया तौर पर छुपकर आपके पास आई हूँ और चोरी चोरी शादी करवाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ हवेली चले। अभी मेरी बहू अपने मैके गई हुई है। 1 महीने के लिए उसकी गैर मौजूदगी में मैं अपने बेटे का शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही वो आएगी तो हंगामा करेगी। उसके आने से पहले मैं सब संभाल लूँगी, पर मैं वादा करती हूँ कि अगर आपने अपनी बेटी मेरे बेटे को शादी के लिए दे दी तो मैं बड़ी बहू को तलाक दिलवाकर उसे घर से निकाल दूँगी। मैंने लड़की के माँ से कहा। वो लोग काफ़ी लालची थे और इतना बड़ा रिश्ता देखकर खुश हो गए। मैंने अपना पहचान उसके सामने लड़की की बीवी नहीं बल्कि लड़के की माँ के तौर पर करवाया, क्योंकि मैं पति से उम्र में थोड़ी बड़ी थी और मैं अच्छी खासी बड़ी भी लगती थी। परेशानियों की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी और उनको मेरी बात पर यकीन आ गया। बहुत सारे झूठ बोलकर मैं उन्हें अपनी हवेली में लेकर आई थी। मैंने उनसे कहा कि वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, खामोश रहेंगे। मैंने बहुत बड़ी कीमत दी थी उन्हें। पैसे के लालच में आकर कुछ ना बोले, बस चुपचाप से बैठे रहे। मेरे लिए झूठ को निभाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उन लोगों को मैंने यह नहीं बताया कि मेरा देवर पागल है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राजी किया कि आप बस खामोश रहें और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उनका शादी करवा दिया। मैंने अपने पति से रज़दरा अंदाज में कहा और उन्हें खामोश रहने का कहा। वो तो पहले ही मुझसे डरते थे और चुप हो गए। फिर मैं अपने देवर को कोने में ले गई। मैं उन लोगों को ले आई हूँ खुफिया और पर तुम्हारा शादी प्यारे से लड़की से होने वाला है, बस तुम अपना चेहरा छुपा कर रखना है। मैंने अपने देवर को भी अच्छी खासी पट्टी पढ़ा दी थी और उसे लड़की भी दिखाई। लड़की का हुस्न देखकर मेरा देवर खामोश हो गया तो मैं समझ गई कि वो उस लड़की को अपना बनाना चाहता है। सब कुछ मेरी चाहत के मुताबिक हो रहा था। मेरा पति खामोश था। मेरे देवर ने भी हंगामा नहीं किया। मैंने फौरन पंडित बुलवाया और जैसे ही शादी का वक्त करीब आया मैंने अपने देवर को सेहरा बांधकर बिठा दिया। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लड़की के माँ बाप समझ रहे थे कि सेहरे के पीछे मेरा पति है, लेकिन सेहरे के पीछे मेरा पागल देवर था। उस लड़की का शादी मेरे देवर से हो गया था। फौरन उस लड़की के माँ बाप को पता चलता कि मैं चौकीदार से कहा कि आइंदा ये दोनों यहाँ पर नहीं आने चाहिए और अगर यहाँ दोनों हवेली में आना भी चाहें तो इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दीजिएगा। इन दोनों पति पत्नी का दाखिला वर्जित है हवेली में। इस तरह से लड़की के माँ बाप का पत्ता भी मैंने काट दिया। अब लड़की की बारी थी। मैंने काफ़ी पट्टियाँ पढ़ाकर अपने देवर को उस लड़की के साथ उसके कमरे में भेज दिया। सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। वो लापता हो गया था। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने अपने पति से बात की तो वो बिंदास थे, बोले आ जाएगा। जाना कहाँ है? उसने शायद वो चाचा के घर में गया होगा। मैंने देखा लड़की बेहद खूबसूरत है और सादा सी है। उस नई लड़की का नाम कविता था।
कविता की हैसियत हवेली में एक नौकर से ज़्यादा नहीं थी। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी या मेरी देवरानी मेरे बराबर आकर खड़ी हो जाए। लेकिन देवर ने लापता होने से मैं थोड़ी सी भी परेशान हो गई। सुबह ही वो चला गया था और उसके बाद से एक महीना होने को था वो वापस नहीं आया। महीने के आखिर में मुझे पता चला कि मेरी देवरानी पेट से है, तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही होता जा रहा था। हवेली को उनका खून अपना वारिस मिलने वाला था, जैसी कि मेरे पति की ख्वाहिश थी। मैंने अपने पति से कहा कि आपने कहा था ना कि हवेली को अपना खून चाहिए। वारिस के तौर पर अब कविता वारिस देने वाली है। यह बच्चा मैं खुद पालूंगी। यह बच्चा मेरा होगा, वो आप लोगों का अपना खून भी होगा और वारिस भी होगा। मैंने अपने पति से कहा तो वो खामोश हो गए। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने क्यों उनकी ये खामोशी मुझे किसी तूफान का पेश आना लग रही थी। खैर, मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए कि कब वो बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपनी गोद में लूँगी, और फिर उसके बाद मैं अपनी देवरानी को भी हवेली से निकाल कर बाहर करूँगी। मेरा देवर जो शादी के दूसरे दिन चला गया था, तब से लेकर लापता था। मेरे पति ने बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पर मुझे देवर के लापता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बच्चा चाहिए था और वो मुझे मिल रहा था। 9 महीने तक मैंने अपनी देवरानी को कैद करके रख दिया। खाने पीने का ख्याल रखा, लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसके माँ बाप एक बार उससे मिलने आए थे, लेकिन मेरे नौकर ने धक्के देकर उन्हें निकाल दिया और कहा कि आइंदा यहाँ मत आना। फिर वह दिन भी आ गया जब इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेरे देवर का बेटा दुनिया में आया, तो मैं खुशी से फूले न समा रही थी। चूँकि मेरी गोद हरी हो गई थी, मैंने फ़ौरन बच्चा छीन लिया अपने देवरानी से और उसे कैद कर दिया और नौकरों का पहरा लगा दिया कि यह भागने ना पाए, क्योंकि उसने अभी बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन एक अजीब बात मैंने महसूस की कि बच्चे की पैदाइश पर मुझसे ज़्यादा मेरे पति खुश हुए हैं। वह सारा दिन उस बच्चे को गोद में उठाए रखते थे, उससे बातें करते थे। मैं हैरान होती थी, लेकिन मैं खुश थी कि चलो मेरे पति ने इस बच्चे को अपना बेटा मान लिया है और हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई है। मैंने उस बच्चे का नाम वंश रखा था। वंश हर वक्त मेरे पास रहता था, लेकिन दूध की वजह से मुझे उसे कविता को देना पड़ता था। मजबूरी में कविता अपने बच्चे के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया था इस बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं वंश को डब्बे वाला दूध दूँ और कविता को चलता करूँ यहाँ से। मैंने डॉक्टर से मशवरा करके वंश के लिए डब्बे वाला दूध शुरू किया और अब कविता की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कविता को कहा चल अब निकल यहाँ से, अब तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं कविता को घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जा रही थी कि अचानक से मेरे पति अंदर दाखिल हुए और उन्होंने यह सब देख लिया, मगर मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं अक्सर हवेली के नौकरों के साथ यह सलूक करती आ रही थी और मेरे पति चुपचाप खामोश तमाशा देखते आ रहे थे। लेकिन उन्होंने आज पहली बार कहा, गुस्से से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? जिंदगी में पहली बार मेरे पति गुस्से से दहाड़े थे, तो मैंने फटी फटी आंखों से उनकी तरफ देखा। आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं? मैंने गुस्से से कहा, तुम इसे इस हवेली से नहीं निकाल सकती हो, क्योंकि यह हवेली की वारिस की माँ है। मेरे पति ने चीखते हुए कहा तो मैं हैरान हो गई। वो आज पहली बार इतना चीख कर मुझसे बात कर रहे थे। हवेली की वारिस की मैं माँ हूँ, उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने उनसे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा तो ऐसा लग रहा था कि हवेली के दारो दीवार मेरी आवाज़ से कांपने लगी। यह न सिर्फ हवेली के वारिस की माँ है, बल्कि हवेली की मालिक की बीवी भी है। मेरे पति ने गुस्से से कहा, इस पागल को आप हवेली का मालिक कह रहे हैं? हवेली के मालिक सिर्फ आप हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हवेली का मालिक मैं हूँ और यह मेरी बीवी है। उस दिन इसका शादी भाई से नहीं मुझसे हुआ था। चेहरे के पीछे भाई नहीं था, बल्कि मैं था, और यह बच्चा जो पैदा हुआ है यह मेरा अपना खून है। मेरे पति ने कहा तो इस बात पर मैं इतनी हैरान हुई कि ज़िंदगी में कभी ना हुई थी। मैं सारी ज़िंदगी लोगों को धोखा देती रही और अब मेरे साथ ही धोखा हो गया था। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सारे नौकर मुझे देख रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी बर्बादी का वक्त शुरू होने वाला है।
हवेली के नौकरों की आंखों में मेरी बर्बादी पर जो चमक थी वो मैं साफ देख सकती थी, क्योंकि मैंने उन पर जुल्म ही इतने ज्यादा किए थे। मैं हैरत से देखती रह गई और कहा, इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ। मैंने गुस्से से पति से कहा तो मेरे पति भी गुस्से से मुझसे कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है रजनी, धोखा देना सिर्फ तुम्हें आता है? सिर्फ तुम ही लोगों की जिंदगियों के साथ खेल सकती हो, उन्हें बर्बाद कर सकती हो, उन्हें तकलीफ दे सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई धोखा ना दे। मेरे पति अब थोड़ी नीची आवाज़ में बोल रहे थे, लेकिन गुस्सा कायम था। उस मासूम लड़की की शादी तुम एक पागल से करवाना चाहती थी, जबकि तुम जानती थी कि जब उसे दौरे पड़ते हैं तो वह किसी का कत्ल भी कर सकता है। तुम उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी, लेकिन मुझे यह गवारा नहीं था। शादी के वक्त मैंने मेरे भाई को चालाकी से वहाँ से हटा दिया और सेहरा पहनकर खुद बैठ गया, और उस लड़की का विवाह मुझसे हो गया, और यह बच्चा मेरा अपना खून है। अब ये इस घर से नहीं जाएगी। इस घर से जाने का वक्त अब तुम्हारा आ गया है। तुम निकलो इस हवेली से। मैं अपने पति का गिरेबान पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो किसी चीज़ से टकराई और शीशे की मेज़ पर मेरा सर लग गया, और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरा पति कहाँ है? सामने खड़ी हुई नर्स से मैंने पूछा। नर्स फौरन वहाँ से चली गई और भागकर बड़े डॉक्टर को बुलाकर लाई। चोट लगने के बाद आप कोमा में चली गई थी। पिछले 6 महीने से आप कोमा में थी। आज पूरे 6 महीने के बाद आपको होश आया है, डॉक्टर ने बताया। तो मैं हैरान रह गई, मेरे पति कहाँ हैं? मैंने फिर से सवाल किया। आपके पति आपको हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे और आपके इलाज के पैसे भर देते रहे हैं। यह खत है, उन्होंने कहा था कि जब आपको होश आए तो मैं आपको दे दूं। नर्स ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। वो तलाक पेपर था। मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं फ़ौरन हवेली की तरफ गई। किसी तरह हवेली पहुंच गई। आखिर मैंने देखा कि वो बच्चा जो पैदा हुआ था अब 6 महीने का हो चुका था। हवेली की लॉन में वह बच्चा झूले में पड़ा खेल रहा था, और मेरा पति और मेरी सौतन उसे देखकर खुश हो रहे थे। मेरा सब कुछ लूट चुका था। मेरा पति किसी और का हो चुका था। अब हवेली मेरी नहीं रही थी, सब खत्म हो चुका था। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली आई? जाओ यहाँ से, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, तुम इसी लायक थी। मेरे पति ने मुझे धक्के मार कर घर से निकाला। चाहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप मुझे धक्के देकर निकाल रहे हैं यहाँ से। मैंने हैरत से कहा तो मेरे पति ने जवाब दिया, तुमने भी तो कविता के माँ बाप को धक्के देकर यहाँ से निकाला था, याद है ना? लेकिन फिर भी मैंने उनकी खुफिया मुलाकात करवाई थी कविता से। तुम्हें पता ही नहीं चला। अब खुद को धक्के मिल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। क्या सिर्फ तुम्हारी इज्जत है, किसी और की नहीं? चले जाओ यहाँ से। मेरे पति ने यह कहकर मुझे निकाल दिया, और मैं आज दर दर भटकती हूँ, भीख मांग कर गुजारा करती हूँ। सच कहते हैं लोग, बुरे का अंजाम बुरा होता है, इसलिए सबसे अच्छा बर्ताव करें। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।